दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार। इस समय एक बेहद गंभीर मुद्दे पे मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा समय है उसके ऊपर चर्चा कर ली जाए। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जो भी दोस्त इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहले इस वीडियो को शेयर कर दें, जैसा कि हम हर बार कहते हैं, ताकि जो अपनी चर्चा है, अपनी बात है, उसे आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि आज दोस्तों बात हो रही है हरियाणा पर लगातार बढ़ रहे कर्ज की। आज बात हो रही है कर्जई हो रहे हरियाणा की। आज बात हो रही है उस विकास की जिस विकास के नाम पर हरियाणा के ऊपर 3 गुना से ज़्यादा कर्ज हो चुका है। लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का जो कर्ज है वो हरियाणा राज्य पर हो चुका है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि कर्जा बड़ी बात नहीं है, कर्जा लिया है तो जाहिर तौर पर चुकाया भी जाएगा, लेकिन वो चुकाना किससे है? और अगर वो जनता ने चुकाना है, यानी कि मैंने और आपने चुकाना है, तो क्या 2 लाख करोड़ रुपए का जो विकास है, जो 3 गुना कर्जा हरियाणा के ऊपर हुआ है, क्या 3 गुना विकास हरियाणा को मिल पाया या नहीं? आपसे मेरी ये अपील ज़रूर रहेगी कि कमेंट बॉक्स में आप अपनी अपनी राय ज़रूर रखें कि जो ये लगातार हरियाणा के ऊपर कर्जा बढ़ रहा है, क्या इस कर्जे से आपको वो विकास के काम, वो वादे, जो सपने आपको दिखाए गए थे, वो सपने आपके पूरे हो पाए या नहीं हो पाए, ये आप ज़रूर बताएं। और आपसे मेरी ये अपील ज़रूर रहेगी, जो भी लोग इस समय दोस्त इस समय जुड़ रहे हैं, इस वीडियो को दोस्तों साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। क्योंकि मैं चाहता हूं कि पूरे हरियाणा में जो आज जिस गंभीर मुद्दे पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं, बात करने जा रहा हूं, हालांकि बहुत ज़्यादा समय हमारे पास आज नहीं है क्योंकि कवरेज वगैरह भी सुबह आकर देखनी होती है, लेकिन कल रात से काफ़ी सारे आंकड़े मैंने देखे, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने नोट डाउन की हैं, तो मुझे लगता है कि आज उनके ऊपर बात होनी चाहिए। जो लोग जिस जिस शहर से जुड़ रहे हैं, अपने अपने शहर का नाम नीचे ज़रूर लिखें कि आप किस किस शहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे अंदर कुछ कमियां भी होंगी, उस कमियों के बारे में भी हमें बताएं। अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं उसके बारे में भी हमें बताएं। अगर आप कुछ अच्छा सोचते हैं हमारे लिए कि हमें कुछ मुद्दे, क्योंकि जाहिर तौर पर हमसे भी छूट जाते होंगे, वो मुद्दे भी हम लोग यानी कि साझा कर पाएँ आपस में, तो कहाँ कहाँ से आप लोग जुड़ रहे हैं उसके बारे में ज़रूर आप बताएं, और कब से हमारे साथ जुड़े हैं इसके बारे में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आज बात है हरियाणा के ऊपर लगातार बढ़ रहे कर्ज की। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो 3 गुना कर्ज हरियाणा के ऊपर हुआ है, आखिर वो 3 गुना कर्ज क्यों लिया गया? और अगर वो लिया गया है तो क्या वो कर्ज फालतू के गेट बनाने के लिए लिया गया? मैं उसे फालतू के गेट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जाहिर तौर पर जब हम अपने घर के लिए, घर बनाने के लिए कर्ज लेते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम उसमें सभी काम की चीज़ें लगाएं। जब हम कोई गाड़ी खरीदते हैं तो हम कर्ज लेते हैं, सोचते हैं कि सिर्फ वो गाड़ी लें, चाहे हमारी यानी हैसियत के मुताबिक बेस मॉडल है, मिडल मॉडल है, टॉप मॉडल है, जो यानी हमें लगता है कि हमें काम की चीज़ें हैं हमारी, हम इसके लिए ये कर्जा लें। लेकिन हरियाणा के अंदर जो कर्जा है वो किस लिए लिया जा रहा है? हरियाणा के अंदर कर्जा लिया जा रहा है एक ही सड़क को बार बार बनाने के लिए। हरियाणा के अंदर कर्जा लिया जा रहा है गेटों को बनाने के लिए। हरियाणा के अंदर कर्जा लिया जा रहा है पुतले लगाने के लिए। हरियाणा के अंदर कर्जा लिया जा रहा है सड़कों के प्रोजेक्ट जो हैं उनको बनाने के लिए। अभी सड़कें बनती नहीं है, टूट पहले जाती हैं। हरियाणा के लिए कर्जा लिया जा रहा है हर जगह को इंटरलॉकिंग टाइलें लगाने के लिए। हरियाणा के लिए कर्जा लिया जा रहा है हमारे जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनकी गाड़ियों के लिए, उनके जो आलतू फालतू के खर्च हैं उनके लिए। हरियाणा के लिए कर्ज लिया जा रहा है बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। लेकिन बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं का दावा करने के बावजूद जब स्वास्थ्य मंत्री किसी रैली में खड़े होते हैं, जब मुख्यमंत्री किसी रैली में खड़े होते हैं, जब विधायक सांसद किसी रैली में खड़े होते हैं, तो दुहाई दी जाती है, छाती पीटी जाती है कि हरियाणा की स्वास्थ्य सेवाएं सबसे बेहतर हैं। अगर हरियाणा की स्वास्थ्य सेवाएं सबसे बेहतर हैं तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के विधायक हैं, मंत्री हैं, वो प्राइवेट अस्पतालों में दाखिल क्यों हो रहे हैं? कौन उनके लाखों रुपए का जो खर्चा है वो दे रहा है? देखिए कितने सारे जो दोस्त हैं मेरे, जो किसान भाई हैं, वो इस समय जानना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं कि किसानों के लिए कब बात होगी। तो ये भी मेरा, ये देखिए मुद्दे में मेरे लिखा हुआ है, ये पढ़िए चौथे नंबर पर जो मैंने लिखा हुआ है कि किसान की बात भी मैंने लिखी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर किसान ही लिखा है। मैं जानना चाहता हूँ कि किसानों के लिए आप इतना लाखों करोड़ों रुपए का बात करते हैं कि हमारा बजट है, वो बजट जा कहाँ रहा है? अगर आप किसानों को वो पैसा दे रहे हैं तो किसानों तक वो पैसा क्यों नहीं पहुंच पा रहा?
अगर किसानों के लिए ये कर्जा लिया जा रहा है, क्यों किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं, क्यों उन्हें एमएसपी नहीं मिल पा रहा, क्यों वो कर्जदार होते जा रहे हैं, क्यों उन्हें लूटा जा रहा है। जो बैंक है, ये जो फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसके माध्यम से जो लोग हैं वो ये बात बोल रहे हैं कि हमें धक्के से जो ये इंश्योरेंस है, ये बीमे लगातार जो सरकारें हैं ये सौंप रही हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस किसान से पूरे देश की अर्थव्यवस्था चलती है, जो किसान इस देश को चलाता है, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, जो लोग भी इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस बात को ध्यान से सुने कि जो देश की अर्थव्यवस्था है दोस्तों, ये किसान से चलती है। अगर किसान की फसल बाजार में ना आए, किसान की जो फसलें हैं वो बर्बाद हो जाए, अगर किसान बर्बाद हो जाए तो ये पूरे का पूरा देश, ये पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था वहीं पर रुक जाएगी, डगमगा जाएगी, हमारा पूरे का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो यहां पर सवाल ये है कि जो किसान है, किसान ही अगर दर्द में है, मुझे इसका कारण क्या लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी सरकार सत्ता में आती है वो किसानों को, मजदूरों को, मध्यम वर्ग को, गरीब को अपना निशाना बनाती है। कोई भी चाहे वो नेता हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, मुझे लगता है कि कोई भी हमें सुख देना ही नहीं चाहता। कोई चाहता ही नहीं है कि हमारी दिक्कतें दूर हो, कोई चाहता ही नहीं है कि हमें स्वास्थ्य की, शिक्षा की, बेहतर सड़कें मिल पाए, बेहतर ट्रांसपोर्ट मिल पाए। क्योंकि अगर सब कुछ बेहतर मिल गया तो फिर तो राजनीति खत्म हो गई। फिर तो सवाल यह है कि अगला चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा जाएगा। अरे बेवकूफ़ों की औलादों, अगर आप ढंग का कोई काम कर दोगे, अगर लोगों को वाकई जो चीज़ें चाहिए वो उन्हें मिल जाएंगी, तो लोग बार बार, हजार बार आपको बनाएंगे, आपको बुलाएंगे, आपको घर से पकड़ कर लाएंगे, आपको कंधे पर बिठाएंगे, अपने सर का ताज बनाएंगे। लेकिन आप लोग कर्जा लिए जा रहे हो, लेकिन वो कर्जा लग कहाँ रहा है, किसके पास जा रहा है। आप राइट टू रिकॉल की बात करते हैं, आप कहते हैं कि राइट टू रिकॉल लेकर आना चाहिए, लेकिन वो सरपंचों के लिए क्यों लाना चाहते हैं, क्यों विधायकों के लिए, सांसदों के लिए, मंत्रियों के लिए, मुख्यमंत्री के लिए क्यों वो राइट टू रिकॉल नहीं होना चाहिए भाई। यहां पर सवाल ये है कि सड़कों को बार बार बनाकर तोड़ना, पहले सड़कें बनती हैं, जहां जरूरत है सड़कें बनाने की वहां कोई नहीं पूछ रहा, जहां बनी हुई है उसे बार बार बनाया जा रहा है। इलाज के लिए आप कहते हैं कि जी सरकारी अस्पताल में जाइए, सरकारी अस्पताल में डिलीवरी लोग करवाने के लिए जाते हैं, मौत के मुंह में कहते हैं कि हम तो मौत के मुंह में चले गए थे। लोग ये बोलते हैं, यानी कि हमने कई बार इस तरह की कवरेज की है कि आखिर जो सिविल अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, अगर वो इतने ही बढ़िया हैं, इतने ही बेहतरीन है, तो क्यों हमारे विधायक, मंत्री एक एग्जाम्पल सेट नहीं करते, क्यों वहां पर जाकर अपना इलाज नहीं करवाते। यानी कि मरने के लिए तो मैं हूं, जिंदा रहने के लिए आप हैं, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए तो आप हो, लेकिन बेहतर खर्चा करने के लिए, उसका कर्ज चुकाने के लिए जनता है। किस लिए? ये दोस्तों देखिए, जो मैं आज बात कर रहा हूं, एक पत्रकार के तौर पर शायद कुछ लोग इस पर ऐतराज कर सकते हैं, और वो ऐतराज करने वाले आप में से नहीं होंगे, वो ऐतराज करने वाले होंगे हमारे पॉलिटिशियंस। उनको लगेगा कि भाई इसको क्या दिक्कत है, इसको क्या परेशानी है, क्यों ये इतनी बातें बोल रहा है, इसे क्या दर्द हो रहा है। मुझे दर्द ये हो रहा है कि जो हरियाणा का 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, उसमें कहीं ना कहीं मैं, मेरे बच्चे, मेरा परिवार भी कर्जई है। मुझे दर्द ये हो रहा है कि जब मैं अपने ऑफिस से बाहर निकलता हूं तो यहां पर एक ट्यूबवेल बनाया गया था कुछ दिन पहले, उस ट्यूबवेल का काम चल रहा था, उस सड़क को तोड़कर वैसा ही छोड़ दिया गया। मैं परेशान इसलिए हूं कि मेरे पास दिन में 200 से ज्यादा कॉल आते हैं कवरेज करने के लिए, लेकिन मैं 5, 6 या 7 ही कवरेज कर पाता हूं। मैं परेशान इसलिए हूं क्योंकि जो भी लोग मुझे फ़ोन करते हैं वो मुझे इस बात का एहसास करवाते हैं कि सर, हम बहुत सारे नेताओं के पास, बहुत सारे पार्षदों के पास, सरपंचों के पास, नेताओं के पास, अफसरों के पास, अधिकारियों के पास, कर्मचारियों के पास, सबके पास जा चुके हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा। इसलिए मेरे को परेशानी होती है, दिक्कत होती है कि अगर हर सरकार में, हर सत्ता में, हर यानी कि नेता के होते हुए, ईमानदार सरकार के होते हुए हम सब लोग इस तरह से त्राही त्राही कर रहे हैं, तो फिर क्या अब इस देश को राष्ट्रपति शासन की जरूरत है? क्या इस देश में एक बार फिर से अंग्रेजों के जो सत्ता है उसकी जरूरत है? अंग्रेजों का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि जब अंग्रेज इस देश में हुआ करते थे दोस्तों, आप याद कीजिए, उनकी चलाई हुई ट्रेन का इंजन आज तक चल रहा है। आप याद कीजिए, उनके बनाए हुए पहाड़ी रास्ते आज तक चल रहे हैं। आप याद कीजिए, उनके बनाए हुए रेल के डिब्बे आज तक चल रहे हैं। आप याद कीजिए, उन्होंने जितनी विरासतें आज हिंदुस्तान के पास हैं, चाहे वो बड़े से बड़ा ताजमहल हो, बड़े से बड़ा लाल किला हो, बड़े से बड़े मीनार हो, कुछ भी आप लगा लीजिए, उनके बनाए हुए आज तक चल रहे हैं। और हमारा बनाए जाने वाला पुल बनते बनते टूट जाता है।
इसलिए मैं आज बात कर रहा हूं कि क्यों हमारे इस देश में एक बार फिर से अंग्रेजों का राज क्यों ना हो। कम से कम मेरे आपके बच्चे तो ढंग से जी लेंगे, उन्हें अच्छी शिक्षा मिल जाएगी, अच्छा स्वास्थ्य मिल जाएगा, बेहतर सड़कें मिल जाएंगी, बेहतर ट्रांसपोर्ट सेवा मिल जाएगी। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे होंगे, कह रहे होंगे अच्छा बेवकूफ़ आदमी है जो कह रहा है कि देश एक बार फिर से अंग्रेजों के हाथ में चला जाए। लेकिन आप इस बात को मैं फिर बोल रहा हूं, आपका सपना क्या है? आपका सपना है विदेश में सेटल होना। क्या विदेश में कोई हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री मिलेगा आपको? क्या विदेश में कोई आपको हिंदुस्तानी सांसद, हिंदुस्तानी विधायक मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी आप विदेश में जाना चाहते हैं, विदेश में बसना चाहते हैं, अपने बच्चों को विदेश लेकर जाना चाहते हैं, मौका मिले तो आज ही अमेरिका और कनाडा की नागरिकता लेना चाहते हैं। क्या वहां पर अंग्रेज नहीं है? क्योंकि आप इस बात को अच्छे से जानते हैं कि जो व्यवस्था वहां पर है, जो शासन वहां पर है, जो सुविधा वहां पर है, शायद इस देश के अंदर कभी नहीं हो सकती। हमारे देश का जो क्षेत्रफल है वो बहुत बड़ा है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, नेताओं के अंदर करप्शन बहुत ज्यादा है, जो अधिकारी हैं उनके अंदर करप्शन बहुत ज्यादा है, सच बोलने वाले की आवाज को दबाया जाता है। अब तो जज भी सड़कों पर आकर बोलने लग गए हैं, सड़कों पर बैठकर मीडिया को संबोधित करने लग गए हैं कि हम कहीं ना कहीं दबाव में हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर ये जो सत्ता परिवर्तन हम लोग करते हैं, उस सत्ता परिवर्तन से हमें मिलता क्या है? ये सबसे बड़ी बात है। यहां पर सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो जिन नेताओं को हमने इस देश के अंदर सत्ता देकर, देखिए कहां पर बिठाते हैं, अपने सर पर बिठाते हैं, अपने कंधे पर बिठाते हैं। मोदी मोदी, खट्टर खट्टर, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अंट शंट क्या कुछ बोलते रहते हैं। लेकिन बनने के बाद फोन उठाना तो दूर, मिलना तो दूर, सिक्योरिटी के लोग आते हैं और आपको ऐसे धक्का देकर साइड पे कर देते हैं कि जैसे पता नहीं आपके अंदर टाइम बम फिट है, आप फिदाइन हमला करने के लिए आए हैं। ऐसा होता है आपके साथ, और ये सिर्फ तब होता है जब आप सत्ता में आ जाते हैं। जब आप विपक्ष में रहते हैं तो आपसे जफ्फी डाली जाती है, आपको गले लगाया जाता है, आपको यानी कि अपना हाथ पकड़कर ऐसा लेकर जाया जाता है कि भी इससे खास आदमी इस नेता का नहीं है। हम भी खुश हो जाते हैं कि यस, यही मेरा नेता है जिसने मेरा हाथ पकड़ा है। और जब वही नेता सत्ता में आता है, सांसद बनता है, विधायक बनता है, मंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, केंद्रीय मंत्री बनता है, तो उस समय कहता है कि इसको मेरे पास मत आने देना, मेरे कपड़े मैले हो जाएंगे। ये इस देश की सत्ता है, ये इस देश का शासन है। अगर मैं कोई भी बात गलत कह रहा हूं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, गाली दे सकते हैं, मुझे बुरा भला कह सकते हैं। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैं अपने शब्दों को वापस ले लूंगा। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि अंग्रेजों के देश में बसने वाले मेरे दोस्तों, मेरे लोगों, आप सभी का यह सपना है कि आप विदेश में बसना चाहते हैं, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाना चाहते हैं, वहां की पीआर लेना चाहते हैं, वहां की सिटीजनशिप लेना चाहते हैं। तो क्यों ना इस देश को भी एक बार फिर से अंग्रेजों के हाथ में देकर देखा जाए। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जो अंग्रेज हैं वो चाहे कैसे भी हों, लेकिन उनका जो बनाया हुआ सिस्टम है वो कम से कम करप्ट नहीं है। जो भी काम किया जाता है वो प्लानिंग के साथ होता है। हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है, हमारे हिंदुस्तान में सिफारिशी भर्ती होती है कि भाई ये मेरे मामा का लड़का है, मेरे फूफा की लड़की है, मेरे बुआ का बेटा है, भाई इसको भर्ती कर दो, चाहे साले को कुछ ना आता हो, चाहे वो कागज जो उसने पढ़ाई कर रखी है चाहे वो दाने दे के पास हुआ हो, लेकिन ये इस शहर का डीसी लगना चाहिए, ये इस शहर का एसडीएम लगना चाहिए, ये डीएसपी बनना चाहिए, ये एसपी बनना चाहिए, चाहे उसको पेन ना पकड़ना आता हो, चाहे वो किसी हवलदार से सीखता हो कि ये इंक्वायरी कैसे होनी है। लेकिन मुझे मेरा रिश्तेदार है, इसको डीएसपी भर्ती कर दो, इसको तहसीलदार भर्ती कर दो, और फिर पूरे 35 साल वो हमें लूट कर खा सके। ये सोच के साथ हमारी देश की सत्ता, हमारे देश के जो नेता है वो इस समय चल रहे हैं। बिना खर्ची और बिना पर्ची की हरियाणा में बातें होती हैं। मैंने 10 तरह की रिकॉर्डिंगें आज तक वायरल कर दी, जिसमें विधायक तक ये बात कहते हैं, जिसमें अधिकारी तक ये बात कहते हैं कि मेरी सेटिंग तो उस अफसर के साथ है, इतने पैसे देकर तेरा काम हो जाएगा। सरकार कहती है हम तो बिना खर्ची और बिना पर्ची के भर्ती कर रहे हैं। अगर ये खर्ची और बिना पर्ची के भर्ती है तो बाबा तुम्हारे से बड़ा यानी कि भगवान कोई नहीं हो सकता। किसानों के ऊपर तुमने लाठीचार्ज करवा दिया और जब पत्रकारों ने अनिल विज से सवाल पूछा वो कहते लाठीचार्ज हुआ कहाँ, इंक्वायरी किस चीज़ की, जब लाठीचार्ज हुआ ही नहीं। अरे मैं कुरुक्षेत्र में था, मैंने खुद अपने कैमरे में कैद किया, लोगों के सर फूटे पड़े थे, खूनम खून उनकी यानी कि कुर्ते पजामे हुए पड़े थे। और गृह मंत्री जी कहते हैं जी कि ये तो वैसी बात हो गई जैसे कहना कि हवा में हाथी उड़ रहा है, ये तो वैसी बात हो गई।
आप याद कर कर देखिए कि जब कांग्रेस सत्ता में होती थी, लोग कितना त्राही त्राही करते थे, तेल पेट्रोल डीजल के दाम कहाँ थे, ये कपड़े उतार कर नंगे होकर कच्चे बनैन में सड़कों पर खड़े हो जाते थे कि हाय हाय, इस देश के अंदर जो ये पेट्रोल डीजल के दाम है इनको ठीक कर दो, नहीं तो हम तो मर जाएंगे, हम ये हो जाएंगे। आज कहते हो कि किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ ही नहीं। ये बेशर्मी है या क्या है, इस बात को आप सोच कर देखिए। समय काफ़ी ज़्यादा हो गया, लगभग 15 मिनट हो गए हैं और काफ़ी सारे लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी से मेरी ये अपील रहेगी, अगर मैंने एक भी बात आपके मन की कही हो, एक भी बात आपके दिल की कही हो, तो इस वीडियो को दोस्तों साथ के साथ शेयर जरूर करना। लगभग 868 लोग इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 2 मुद्दे देखिए, 2 मुद्दे मैं और भूल गया, मैं इसके लिए माफी चाहूंगा। 3 मुद्दे माफ कीजिएगा, मैं और भूल गया। सबसे पहला मुद्दा, पिछले 6 साल के अंदर हरियाणा के अंदर कोई भी बड़ी इंडस्ट्री, बड़ा उद्योग नहीं आया। दावा क्या किया गया था कि हम हरियाणा के अंदर ऐसा कर देंगे, हम हरियाणा के अंदर वैसा कर देंगे, और हरियाणा के अंदर अभी तक क्या आया? एक इंडस्ट्री ढंग की नहीं आ पाई, एक बढ़िया सा कोई उद्योग नहीं आ पाया, बल्कि जितने सरकारी सिस्टम चल रहे हैं, एयरपोर्ट चल रहे हैं, रेलवे स्टेशन चल रहे हैं, उनको प्राइवेट किया जा रहा है। अच्छी बात है, करो, प्राइवेट करने से फायदा ही तो होगा। प्राइवेट करने से हमारे देश के ऊपर जो बढ़ता हुआ कर्ज है, उस कर्जे का कुछ ब्याज चुकाया जाएगा। जो हमारे देश के ऊपर बढ़ता हुआ कर्जा है, वो कम से कम हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो ये तो कह सकेंगे कि हमें ये देखो जी इसने इतने पैसे दे दिए। अरे निकम्मो, अगर तुमने प्राइवेटाइजेशन करना था तो फिर तुम्हें सत्ता में बैठने की जरूरत क्या है? गली के चलते हुए किसी आदमी को सत्ता पे बिठा दो। जब तुम नहीं चला पा रहे इस देश को, एयर इंडिया बेच दी, रेलवे बेच दी, LIC बिकने को खड़ी है, बैंक आपने प्राइवेट यानी कि मर्ज कर करके कितने से कितने बना दिए हैं, और बजाज फाइनेंस जैसी कंपनियां किस तरह ग्राहकों के साथ कर रही हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्या यानी इस देश का भट्ठा ही बिठा दिया है? कोई इसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं है कि जिन कंपनियों ने इस देश की जनता को लूटने का काम किया, उन कंपनियों के ऊपर आपने आज तक कार्रवाई क्या की है। अब मैं मुद्दा एक बहुत बड़ा छेड़ रहा हूं, स्कूल का मुद्दा। स्कूल में आपके मेरे सभी के बच्चे पढ़ते हैं, लॉकडाउन में किसी का भी काम नहीं है। क्या ये सरकार की जिम्मेवारी नहीं है? जिस सरकार ने हमसे पैसा लेकर ये जो सत्ता में आए, जो सरकार हमसे टैक्स लेकर पूरी की पूरी सरकार चला रही है, मैं उस सरकार से, उन नेताओं से, उन अधिकारियों से, उन सांसदों से, उन मंत्रियों से, मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से, केंद्रीय मंत्री से ये बात पूछना चाहता हूं कि मेरे बच्चे की फीस भरने के लिए आपने क्या किया है? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो बच्चे इस समय जिनके नाम लगातार कट रहे हैं, उनकी जिम्मेवारी आखिर किसकी है? अगर उस पेरेंट के पास पैसे देने के लिए स्कूल के होते, वो स्कूल फीस दे पाता, तो फिर आखिर क्यों वो उसके बच्चों के नाम कट रहे हैं? और अगर नाम वो कट ही गए हैं तो उन नामों को जोड़ेगा कौन? उन नामों को दोबारा जुड़वाएगा कौन? उन बच्चों को अब पढ़वाएगा कौन? उन बच्चों की जो पढ़ाई छूट चुकी है, इसका जिम्मेवार कौन है? मैं ये बात जानना चाहता हूं, आप मुझे जवाब दीजिए। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, खासकर वो नेता जो इस समय मुझे मन में बहुत अच्छी अच्छी गालियां दे रहे होंगे, ये बात कह रहे होंगे कि कब ये इस वीडियो को बंद करेगा, ये मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपके बच्चों की फीस आखिर कौन दे रहा है? ऐसा आप क्या व्यापार करते हैं, क्या धंधा करते हैं, क्या बिजनेस करते हैं? ऐसा क्या काम है आपके पास कि आपको वो दिक्कत परेशानी नहीं हुई जो मुझे हो रही है या आम जनता को हो रही है? आपके बच्चों की फीस कौन दे रहा है? क्या आप भी सत्ता में है? हो सकता है आपके पास पैसे की कमी ना हो, भैया हमारे पास तो है। जो लोग इस समय कमेंट कर रहे हैं, जो लोग इस समय जुड़ रहे हैं, उनके पास तो पैसे की कमी है। तो इस पैसे की कमी को पूरी करने की जिम्मेवारी सरकार क्यों नहीं लेती? क्यों मेरे और आपके बच्चों के नाम स्कूलों से कट रहे हैं? ये जो लोग इस समय बड़ी उम्मीद के साथ इस वीडियो को देख रहे हैं, बड़ी उम्मीद के साथ ये बात सोच रहे हैं कि शायद आज आकर्षण उपल ये सब बातें बोल रहे हैं, कुछ असर होगा, लेकिन दोस्तों भूल जाओ, इसका कोई असर सत्ता पर कभी नहीं होता। ये जो असर होता है या लोगों पर होता है या विपक्ष पर होता है। जब वो विपक्ष फिर से सत्ता में आता है तो फिर वो असर खत्म हो जाता है, और जब फिर से सत्ता वाले जो पार्टी होती है वो आ जाती है आपका विपक्ष में, उनके ऊपर असर होता है। ये असर सिर्फ तब तक दिखाई देता है, उससे पहले या उससे बाद ये असर कभी भी किसी को दिखाई नहीं देगा। ये मेरा पर्सनल निजी एक्सपीरियंस है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, निजी तजुर्बा है, निजी अनुभव है। आप सभी से मेरी ये अपील, हाथ जोड़कर अपील कि अगली बार जब वोट देने के लिए जाएंगे, 3 बातें याद रखनी है आपने। याद कर लीजिए 3 बातें, 3 से ज्यादा नहीं बोलूंगा। पहला,
कि पिछले 5 साल या पिछले 10 साल में आपके कितने काम हुए। वो शराब की, वो माल्टे की बोतल देखकर गिरने की जरूरत नहीं है। मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, जो दारू शराब लेकर, बढ़िया रोटी खाकर, पैसे लेकर वोट देते हैं, यानी कि फिर ये ना हो कि उस समय तो आप फिर वैसे ही हो जाएं, सब कुछ भूल जाएं। ये बात याद रखना कि पिछले 10 साल के अंदर, क्योंकि अगर ये सत्ता चलती है 10 साल तक, क्योंकि अभी 6 साल हुए हैं, अगर मैं ये मान लूं कि आज ही चुनाव होते हैं, तो ये याद कीजिएगा कि पिछले 6 साल के अंदर आपकी सुनवाई करने वाले कितने लोग थे, कितने लोगों का हाथ पकड़कर आपका काम हो पाया। दूसरा, लॉकडाउन के अंदर कितने नेताओं ने, कितने स्कूल वालों ने, कितने पड़ोसियों ने आपका साथ दिया। और लॉकडाउन के बाद जब आपका रोजगार कम हो गया या चला गया, आपके बच्चों की फीस के लिए सरकार ने कितनी कोशिश की, आपके नेताओं ने कितनी कोशिश की। एक नेता तो ऐसे ही हैं जिन्होंने, जब जनता उनसे मिली थी तो उन्होंने कहा था कि मैं आपका वकील बनकर आपकी बात सरकार तक पहुंचाऊंगा। ना वो वकील नजर आ रहे हैं, ना सरकार नजर आ रही है, ना स्कूल नजर आ रहे हैं, और अब तो बच्चे भी नजर आने बंद हो गए, क्योंकि वो बच्चे स्कूल की फीसें नहीं भर पा रहे, उनके पास फीसें देने के लिए पैसा नहीं है। और उन बच्चों के लगातार मेरे पास नाम आते हैं। देखिए, मैं भी एक साधारण सा, आप जैसा साधारण सा व्यक्ति हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं भी कितने लोगों की मदद कर पाऊंगा। कितने फ़ोन हमारे पास रोज़ाना आते हैं, कोशिश करते हैं कि ज़्यादा काम होने वाला होता है उसका काम करवाने की कोशिश करते हैं, जिसकी पेंशन लगने वाली होती है। भी देखो, हमने कोई चुनाव तो लड़ना नहीं है, हमने कोई वोट तो लेने नहीं है, लेकिन खबर चलाना मकसद नहीं है। मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि जो भी आता है उसका काम होना चाहिए, उसकी सुनवाई होनी चाहिए। अगर हमारे कहने पे कोई एक आधा अफसर, कोई एक आधा अधिकारी, कर्मचारी काम कर देता है तो भैया हम तो हाथ जोड़कर उसके ऋणी हैं, हाथ जोड़कर उसके यानी कि धन्यवादी हैं कि वो हमारे कहने पर कम से कम किसी का काम कर देते हैं। और करना भी चाहिए, मुझे लगता है वो इसीलिए अपनी अपनी कुर्सियों पर है, वो काम करना भी चाहिए। लेकिन आज मेरा बड़ा और गंभीर सवाल यही था कि 2 लाख करोड़ का कर्ज हरियाणा पर है, वो तो ठीक है, लेकिन उस 2 लाख करोड़ रुपए में से आपके हिस्से में कितने पैसे आए, इस बात का फैसला आपको करना है। उस 2 लाख करोड़ रुपए में से क्या आपके बच्चों की फीस सरकार ने भरी, इस बात का फैसला आपको करना है। उस 2 लाख करोड़ रुपए में से आपको लॉकडाउन के अंदर सरकार ने कितने पैसे दिए, कितने पैसे आपके खाते में आए, आपके रोजगार को बचाने का काम किया, यह फैसला आपको करना है। उस 2 लाख करोड़ रुपए में से आपकी गली की कितनी लाइटें ठीक हुई, कितनी तारें ठीक हुई, कितनी सड़कें ठीक हुई, या सड़क पर सड़क को बनाया गया, टाइलों पर टाइलों को लगाया गया, यह फैसला आपने करना है। यह फैसला आपने करना है कि 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज होने के बावजूद क्या सरकारी अस्पतालों में आपको बढ़िया सुविधा मिली, या आपको प्राइवेट अस्पतालों में डॉक्टरों के पास धक्के खाने पड़े। इस बात का फैसला आपको करना है कि इस 2 लाख करोड़ रुपए में से कितना पैसा सिर्फ भ्रष्टाचार और करप्शन में गया, या असल में इस 2 लाख करोड़ रुपए में से कुछ आपके और मेरे हिस्से में आया भी है या नहीं। आपसे अपील, इस वीडियो को देखें भी, शेयर भी करें। कुछ गलती गुस्ताखी हुई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूं। कल किसानों का एजिटेशन है, उस कवरेज को करने की कोशिश करेंगे, दिखाएंगे आपको कि किस तरह से किसान एक बार फिर से सड़कों पर है, सत्ता एक बार फिर से एसी में बैठी हुई है। लेकिन सत्ता तो सत्ता होती है, विपक्ष विपक्ष होता है, और सड़कों पर जुटने वाला किसान, मजदूर, गरीब हमेशा वही रहता है और हमेशा वही रहेगा। मैंने आज तक किसी किसान को, किसी मजदूर को, किसी बेसहारा को अमीर होते हुए नहीं देखा, लेकिन जब कोई सत्ता में आता है तो ना जाने उसमें ऐसी क्या खूबियां आ जाती हैं, ऐसे क्या हीरे और सोना उसमें लग जाता है कि उसकी जो दिन दुगनी रात चुगनी वो तरक्की करता है, उसकी जो रिटर्नें हैं वो लाखों से करोड़ों में और करोड़ों से अरबों में पहुंच जाती हैं। मैं भी चाहूँगा कि ये फार्मूला आपको भी मिले, ताकि आप भी उनकी तरह अमीर हो पाए। आप देख रहे हैं IBN24। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जो लोग अंत तक जुड़े हैं वो जय हिंद ज़रूर लिखें, अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें, ताकि मुझे पता लगे कि मेरे साथ जुड़ने वाले मेरे दोस्त कहाँ कहाँ से मेरे साथ जुड़े हुए थे और किन किन को मैं अपनी बात बताने में यानी कि सक्षम रहा। धन्यवाद। जय हिंद।